हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th के, जिसको आप सिविक्स भी बोलते हो, चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म संघवाद के बारे में हम समझने वाले हैं। वैसे कहें तो ये पहला जो चैप्टर है उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। संघवाद क्या है, थोड़ा सा हमने लास्ट वीडियो में, लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, जब हमने बात की थी सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं। तब हमने बात की थी कि सत्ता की साझेदारी का एक रूप होता है सरकार के विभिन्न लेवल, जो वेरियस लेवल होते हैं, सत्र होते हैं, उनके बीच में सत्ता की साझेदारी, और वो अलग अलग जो लेवल होते हैं वही संघवाद होता है। अब वहाँ पे आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, थोड़ा सा समझ में आया होगा, थोड़ा ज़्यादा समझेंगे हम आज के इस चैप्टर में। और इस पहले एपिसोड में हम बात करेंगे संघवाद के बारे में, उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो कंटेंट रहेगा इस चैप्टर का वो रहेगा, सबसे पहले हम जानेंगे कि संघवाद है क्या, उसकी विशेषताएं क्या है, और संघवाद कितने प्रकार का होता है, क्या इसकी भी अलग अलग फॉर्म्स होती है, टाइप्स होते हैं, तो वो सब कुछ हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि भारत को कैसे हम एक संघीय देश कह सकते हैं, और भारत में संघवाद का व्यवहार में कैसे प्रयोग किया गया है, क्या ये सफल रहा या असफल रहा है, कौन कौन सी चुनौतियाँ रही है, ये सब कुछ भी हम पढ़ने वाले हैं। और फिर हम पढ़ेंगे संघवाद का जो सरकार का है, वो तीसरा जो सत्र होता है वो है लोकल गवर्नमेंट्स, जिसे हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, विकेंद्रीकरण बोलते हैं। तो हम स्थानीय सरकार की बात करने वाले हैं। स्थानीय सरकार का 1992 से पहले कैसी थी, और 1992 के बाद, 1992 के बाद क्या बदलाव आए हैं, स्थानीय सरकार क्यों आवश्यक है, क्या लाभ मिलते हैं हमें, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। तो ये सब कुछ इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत आसान चैप्टर रहने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग भी। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले एपिसोड की, जिसमें हम समझेंगे, जानेंगे संघवाद है क्या। तो सबसे पहले हमें संघवाद को समझना है। संघवाद क्या है, आपने स्कूल जाते हो, नेचुरली सी बात, आप स्कूल जाते हो। स्कूल में आपने देखा होगा कि प्रिंसिपल सर या प्रिंसिपल मैम होते हैं, स्कूल टीचर्स होते हैं। कुछ डिसीजंस होते हैं वो प्रिंसिपल सर लेते हैं, कुछ डिसीजंस होते हैं वो स्कूल टीचर्स लेते हैं, कुछ यानी कि क्लास टीचर लेते हैं, क्लास इंचार्ज लेते हैं, और थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्लास लीडर के पास होती है, जिसको आप क्लास मॉनिटर बोलते हो। आपने देखा होगा कि जैसे स्कूल में कौन सी क्लास कब होगी, टाइम टेबल का है, या एग्ज़ाम से रिलेटेड जो शेड्यूल है, इस प्रकार के जो बड़े डिसीजंस हैं, कौन सा फंक्शंस किस तरीके से ऑर्गेनाइज होगा, वो लेते हैं सारे के सारे डिसीजन प्रिंसिपल से या प्रिंसिपल मैम। ओके। और क्लास में सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है, या आपको किस तरीके से आपको बुलाया जाना है, किस तरीके से कैसा एक्शन लिया जाएगा अगर आप एब्सेंट रहते हो, वो सब कुछ डिसाइड करते हैं आपके क्लास इंचार्ज। और जब कोई टीचर क्लास में ना हो, या जब चेंज हो रहे हो, टीचर्स स्विच हो रही, पीरियड एक के बाद नेक्स्ट आ रहा हो, तो इस बीच में जो क्लास को मैनेज करते हैं वो क्लास लीडर होते हैं। उनके पास पावर होती है कि वो बच्चों के नेम नोट करे, या कभी कभी कोई टॉपिक भी वो एक्सप्लेन कर देते हैं। ये सब कुछ होता है। तो अब इसमें यहाँ पे 3 लेवल होते हैं। प्रिंसिपल सर हैं जिनके डिसीजन पूरे स्कूल के लिए होते हैं। उसके बाद सेकेंड लेवल होता है, क्लास इंचार्जेस हैं, और उसके बाद क्लास मॉनिटर्स होते हैं। तो ये अलग अलग लेवल होते हैं। बड़े लेवल के डिसीजंस है जो पूरे स्कूल को इफेक्ट करते हैं, वो प्रिंसिपल सर लेते हैं। क्लास लेवल के डिसीजन होते हैं वो कौन लेते हैं, क्लास इंचार्जेस लेते हैं। और उसके बाद जो छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं उनके ऊपर डिसीजंस या एक्शंस या कुछ हद तक रिपोर्टिंग का काम वो करते हैं क्लास मॉनिटर्स। तो ये सरकार के लेवल भी ऐसे ही होते हैं। यानी हमारे देश में हम देखें तो हमारे देश में भी सरकार के 3 लेवल हैं। संघीय सरकार है, केंद्रीय सरकार है, उसके बाद राज्य सरकार होती है, और उसके बाद स्थानीय सरकार होती है। अब संघवाद क्या, संघवाद यही है। इसके बारे में आपने व्यवहार में ये संघवाद या फेडरलिज्म शब्द कभी प्रयोग ना किया हो, लेकिन आपने ये लेवल जरूर देखे होंगे। हम घर का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। घर में आपने देखा होगा कि कई बार आप पापा से अपनी डिमांड करते हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। उसके बाद आपके पापा जी बोलते होंगे आपको कि चलो सोच के बताएंगे, चलो बाद में बताता हूँ, कल बताता हूँ। अब कल बताने का मतलब क्या होता है, वो डिस्कस करेंगे किससे, या तो आपके दादाजी से, दादी जी से, या फिर आपके मामा से। अब वहाँ पे भी क्या है, एक तरीके से वो सरकार के लेवल हैं।
है ना। एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी होती है वो आप सबको पता है ना। तो ये लेवल होते हैं। ऐसे संघवाद क्या है, संघवाद एक प्रकार की सरकार होती है, ठीक है, सरकार होती है। लेकिन इस सरकार में दो या दो से अधिक लेवल होते हैं, दो हो सकते हैं या दो से अधिक, ये यूं कह सकते हैं कि एक से अधिक लेवल होते हैं सरकार के। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, दो लेवल हो गए तो ये संघवाद है। ओके, यानी शक्तियों का बंटवारा होता है यहां पर सरकार के एक से अधिक लेवल के बीच में, एक से अधिक सत्र के बीच में। ओके, तो संघवाद क्या है, एक प्रकार की शासन व्यवस्था होती है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार की सरकारें होती है। ओके, दो भी हो सकती है, दो से अधिक प्रकार की सरकारें हो सकती है। चलिए हम बुकिश इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। समझ में आ गया होगा कि ये व्यवस्था है, इसमें जो शक्ति है वो एक जगह केंद्रित न होकर के विभिन्न सत्रों पर वितरित होती है। वही बात आ गई, आप सिंपल तरीके से लिख सकते हो कि संघवाद क्या है, संघवाद एक प्रकार की सरकार होती है जिसमें शक्तियां दो या दो से अधिक सरकारों में बंटी होती है, या फिर संघवाद एक प्रकार की सरकार होती है जिसमें दो या दो से अधिक सरकार के सत्र होते हैं, लेवल होते हैं। ओके, यानी कि इसमें एक प्रकार की सरकार है जिसमें एक से अधिक सत्र होते हैं सरकार के। ओके, ये संघवाद है। अब भारत में अगर हम बात करें तो भारत में क्या है, भारत में संघवाद है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर भी सरकार के कितने लेवल है, हमारे यहाँ पे 3 लेवल है। 3 लेवल है ना, मूल रूप से 2 थे, उसके बाद हमने एक और ऐड कर दिया और अब हो गए हमारे पास 3 लेवल। कौन कौन से? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट। तो ये संघवाद है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि संघवाद है क्या, कि सरकार की एक व्यवस्था, एक प्रकार की सरकार होती है या प्रशासन की व्यवस्था होती है, शासन की व्यवस्था होती है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के सत्र होते हैं, दो या दो से अधिक सत्र होते हैं, लेवल होते हैं सरकार के। ओके, जैसे कि आप एग्जांपल दे सकते हो, इंडिया है, इंडिया में 3 प्रकार की सरकारें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट। ये संघवाद है। ओके, अब ये संघवाद हो गया। अब हम संघवाद की और कौन सी विशेषता होती है? क्या संघवाद सिर्फ इतने से हो जाता है कि सरकार के लेवल होने चाहिए, या उसमें कुछ और भी अलग होता है? चलिए हम पता करते हैं, कोशिश करते हैं संघवाद को थोड़ा और ज़्यादा समझने की। तो संघवाद की कौन कौन सी विशेषताएं होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए कि संघवाद की विशेषताएं क्या होती है। पहली विशेषता ये होती है संघवाद की कि इसमें सरकार के दो या दो से अधिक सत्र होते हैं, यानी कि 2 लेवल होंगे या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता ये होती है कि इसमें अलग अलग जो लेवल की सरकार है, गवर्नमेंट है, वो एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, एक ही नागरिक समूह पर। जैसे हम अपना एग्जाम्पल लें तो हम नागरिक हैं, हम हरियाणा में अगर रह रहे हैं तो हम हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर में हैं। ओके, इसके साथ साथ हम सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके भी अंडर में हैं, स्थानीय अगर गवर्नमेंट है तो हम उसके भी अंडर में हैं, है ना। अगर हम किसी गांव में रह रहे हैं तो पंचायत के अधीन भी हम हैं, पंचायत भी हमारे ऊपर शासन करी है, स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे ऊपर शासन करी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारे ऊपर शासन करी है। यानी कि सरकार के लेवल जरूर अलग अलग हैं लेकिन नागरिक समूह एक ही रहेगा। ओके, उसके बाद तीसरी जो विशेषता है वो ये कि सभी प्रकार की सरकारों की शक्तियां अलग अलग होती है। शक्तियां हैं वो बंटी होती है, संविधान के द्वारा निर्धारित होती है ताकि आपस में कोई विवाद ना हो। इसके बारे में हम इस चैप्टर में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे बंटी हुई शक्तियां। तो ये तीसरी विशेषता होती है कि सरकार के लेवल अलग होते हैं, नागरिक एक होते हैं और शक्तियां अलग अलग बंटी होती है, संविधान के द्वारा निर्धारित होती है। हर देश में ये अलग होता है। हमारे देश में संविधान के द्वारा 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची दी गई जिनमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है। डिटेल से हम आगे जानेंगे। ओके, ये तीसरी विशेषता होती है। चौथी विशेषता ये होती है कि सभी प्रकार की सरकारों के प्रशासनिक क्षेत्र भी अलग अलग निर्धारित होते हैं कि कहाँ पर उनका प्रशासन होगा, कहाँ पर कौन सी जगह पर कौन से नियम लागू होंगे, किसके नियम लागू होंगे, ये भी पूर्व निश्चित होते हैं, संविधान के द्वारा लिखित में निश्चित होते हैं। तो ये भी एक विशेषता है। यानी हमने किया कि सत्र अलग अलग होते हैं, यानी 2 से अधिक सत्र होते हैं लेकिन नागरिक एक ही रहते हैं, शक्तियाँ अलग अलग होती है, प्रशासनिक क्षेत्र भी अलग अलग होता है। इसके अलावा एक विशेषता ये भी होती है कि संविधान के जो मौलिक प्रावधान है, किससे रिलेटेड, जो संघवाद से रिलेटेड है, उसमें कोई एक लेवल की गवर्नमेंट बदलाव नहीं कर सकती। यह बदलाव है दोनों लेवल की गवर्नमेंट है मिल करके ही कर सकती है। ये नहीं कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सोचे कि स्टेट गवर्नमेंट है उसकी पावर ले लें, ऐसा नहीं हो सकता। जो संविधान में दिया गया है उसमें बदलाव अगर करना है संघ से संबंधित किसी भी अनुच्छेद में, तो उसमें
स्टेट गवर्नमेंट की यानी कि दूसरे लेवल की सरकार की सहमति आवश्यक है। ओके, यानी इतना आसान नहीं होता। सिक्स्थ जो विशेषता ये होती है कि इसमें स्वतंत्र और एकात्मक न्यायिक व्यवस्था होती है। न्यायिक व्यवस्था एकल होती है, एकल पूरे देश के लिए। न्यायिक व्यवस्था जैसे हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट होते हैं स्टेट के लिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक ही रहेगा। सर्वोच्च कोर्ट कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय जो है। तो ये एक रहेगी। यहाँ पे एकात्मक शासन व एकात्मक न्यायिक व्यवस्था होती है और ये स्वतंत्र होती है। ये अगर कोई विवाद होता है विभिन्न सत्र की सरकारों के बीच में तो उसकी व्याख्या करने का अधिकार इसी अदालत को होता है, इसी न्यायिक व्यवस्था को होता है। ओके, एक ये भी विशेषता है। इसके अलावा अगर हम वित्त की बात करें यानी आय के साधनों की बात करें तो वो भी अलग अलग स्रोत होते हैं, यानी इनके आय के साधन होते हैं अलग लेवल की सरकार के, वो भी अलग अलग होते हैं और वो भी निर्धारित होते हैं कि कहाँ से। कुछ कर हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, कुछ इनकम के सोर्सेज होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। इसी तरीके से स्थानीय गवर्नमेंट को भी कुछ आय के स्रोत है वो निर्धारित किए गए हैं। तो आय के स्रोत इनके अलग अलग होते हैं। संघीय शासन इसके दो उद्देश्य होते हैं, दोहरे उद्देश्य होते हैं। पहला तो होता है देश की एकता, उसकी सुरक्षा करना या उसको बढ़ावा देना, और दूसरा उद्देश्य होता है क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना, यानी कि रीजनल या प्रांतीय जो विविधताएं होती है, हम देखें तो हम भाषा के आधार पे, संस्कृति के आधार पे काफ़ी ज़्यादा विविधता पाई जाती है, तो उस विविधता का सम्मान भी करना है। इसलिए वो ऑटोनॉमी दी गई है, पावर दी गई है, शक्तियाँ दी गई ताकि वो अपने अनुसार प्रशासन शासन चला सके। लेकिन साथ ही साथ वो केंद्र से भी जुड़े रहेंगे, कुछ शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास रहती है ताकि वो देश की एकता है वो भी बनी रहे। तो ये उद्देश्य होते हैं। तो ये है संघवाद की विशेषता। दोबारा से हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि यहाँ सरकार के दो या दो से अधिक लेवल होते हैं। पहली चीज़, सरकार के दो या दो से अधिक लेवल होते हैं। यहाँ पर सभी प्रकार की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, सबकी शक्तियाँ अलग अलग होती है, सबका प्रशासनिक क्षेत्र अलग अलग होता है। संविधान में बदलाव है वो दोनों सरकार की सहमति से ही हो सकता है। इसमें स्वतंत्र और एकल न्यायिक व्यवस्था होती है। विवाद का निपटारा हो तो यही न्यायिक व्यवस्था है वो आपस में संविधान की व्याख्या करती है। वित्तीय जो स्रोत होते हैं वो भी सभी सत्र की सरकारों के अलग अलग फिक्स होते हैं। और इस जो संघीय व्यवस्था, इसके दो उद्देश्य होते हैं। देश की एकता, पहली चीज़ देश की एकता, और दूसरी है क्षेत्रीय या प्रांतीय विविधताओं का सम्मान। इस उद्देश्य से संघवाद है वो स्थापित किए जाते हैं। ओके, तो क्लियर समझ में आ गया, यानी कि जहाँ दो या दो से अधिक प्रकार की सरकार होगी वो संघवाद होगा। और संघवाद कैसा होता है, विशेषताएं क्या होती है, ये भी हमने समझ लिया। अब एक चीज़ और थोड़ा मन में आ रही होगी कि जहाँ दो या दो से अधिक यानी कि एक से अधिक जहाँ सत्र होते हैं, सरकार के लेवल होते हैं, तो वो संघीय सरकार है। और जहाँ एक हो तो वो क्या होगा? तो जहाँ एक ही सत्र होता है सरकार का, एक ही लेवल होता है गवर्नमेंट का, वो होती है एकात्मक सरकार। ये संघात्मक है, वो है एकात्मक सरकार। एकात्मक सरकार क्या होती है? एकात्मक सरकार वो सरकार होती है जहाँ पर सरकार का केवल एक ही लेवल पाया जाता है। जैसे श्रीलंका की बात करें, जैसे नेपाल की बात करें, तो वहाँ पे सरकार का केवल एक ही लेवल है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती वहाँ पर। क्योंकि ये देश है, काफ़ी छोटे होते हैं आकार में, तो यहाँ पर ना तो शक्तियों का विभाजन होता और ना ही वहाँ पर सरकार के अलग अलग सत्र होते हैं। वहाँ पर एक ही प्रकार की सरकार होती है जो निर्णय लेती है, यानी कि शक्तियों का बंटवारा, सत्ता का विकेंद्रीकरण यहाँ नहीं होता। तो वो होती है एकात्मक सरकार। और कैसे देशों में होती है? जो देश छोटे आकार के होते हैं उनमें इस प्रकार से प्रशासनिक विभाजन की आवश्यकता नहीं होती, तो वहाँ पर एक ही प्रकार की सरकार पाई जाती है जिसे हम एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। ओके, अब हम आगे देखने की कोशिश करेंगे कि संघीय सरकार या संघवाद के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के संघ होते हैं। तो ये जो संघ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, यानी कि दो भागों में हम बांट सकते हैं। संघों के भी टाइप्स हैं बनावट के आधार पर, जिस तरीके से ये बनते हैं। तो दो प्रकार का होता है, एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। मैंने इंग्लिश टर्म इसलिए यूज़ किए क्योंकि ये समझना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा अगर आप हिंदी मीडियम हो तो भी। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन, कमिंग आना, यानी कि कुछ स्वतंत्र देश, जो स्वतंत्र देश हैं वो एक साथ आए और आकर के संघ बनाते हैं, तो वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। जैसे कि दो या दो से अधिक राष्ट्र हैं, वो एक साथ आकर के कोई बड़ी इकाई गठित करते हैं, यानी कि संघ बनाते हैं, तो उसे हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन बोलेंगे। जैसे यूके है,
यूनाइटेड नेशन जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम। अब यूके में क्या है, जिसको ब्रिटेन के नाम से आप जानते हो, तो वहाँ उस ब्रिटेन में 4 देश शामिल हैं। उसमें स्कॉटलैंड है, वेल्स है, इंग्लैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड है। चारों ने साथ आकर के संघ बनाया। तो ये क्या है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी कि 4 आज़ाद स्वतंत्र राष्ट्र थे, उन्होंने मिलकर के संघ बनाया, तो ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। इसी तरीके से वेस्ट इंडीज़ है, वो संघ है कुछ मामलों में, तो वो वेस्ट इंडीज़ क्या है, वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। अलग अलग देश हैं, उन्होंने मिलकर के संघ बनाया। यूएसए, अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र हैं, उन्होंने आकर के यूएसए का गठन किया है। उसी तरीके से स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी कमिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी कि स्वतंत्र देश थे, वो मिलकर के साथ में आकर के एक संघ बना लिया। तो एक तरीका तो ये होता है कि यानी कि स्वतंत्र देश वो साथ आकर के संघ बना ले, यानी कि संघ बना लिया तो अलग लेवल की सरकार होगी ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग होगी, स्टेट गवर्नमेंट की अलग होगी, तो ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन होगा। आमतौर पे जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है उसमें राज्यों के पास शक्तियां हैं वो एक बराबर होती है सभी राज्यों के पास, और केंद्र के साथ भी, केंद्र है वो अधिक शक्तिशाली नहीं होता है, बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं होता है इस प्रकार के संघ। दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग मतलब होल्ड करना, मतलब इकट्ठा रखना, यानी कि एक ही है लेकिन उसने एक ही जब देश हो और वो बड़ा देश है, अपनी आंतरिक विविधता के कारण या फिर प्रशासन ठीक से हो या एक समान विकास हो, इसके लिए वो राज्यों का गठन करता है, यानी कि अपने को राज्यों में बांट लेता है। राज्यों में बांटने से क्या होगा, प्रशासन करना आसान हो जाएगा, विकास करना आसान हो जाएगा। जैसा हमारा देश है, तो हमारे देश ने भाषा के आधार पर या फिर भौगोलिक विविधता के आधार पर हमने राज्यों का गठन किया। तो देश तो एक ही है लेकिन हमने राज्यों का गठन किया, इससे सरकार के 2 लेवल हो गए ना। तो ये है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, क्योंकि यहाँ पे कोई स्वतंत्र राष्ट्र आकर के नहीं मिले, हमारा एक ही देश है, तो ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहलाएगा। जैसे भारत है, बेल्जियम है, स्पेन है, ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में आते हैं। तो संघ है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने समझा जाना कि संघवाद होता क्या है। पहली चीज़ हमने इसको समझने की कोशिश की, उसके बाद हमने समझा कि संघवाद की विशेषताएं क्या होती है, और दूसरा हमने समझा कि एकात्मक सरकार क्या होती है और संघवाद कितने प्रकार के होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ क्लियर हो गए होंगे आपके कंसेप्ट। फिर भी कोई डाउट रहते हैं तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।